भारत देश में बहुत से ऐसे नेता हुए हैं जिनको उपाधि दी गई है राजनीति के चाणक्य की। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि भारत में अब तक 1947 से लेकर अब तक की बात करें तो अगर कोई चाणक्य हुआ है सचमुच तो सरदार पटेल के बाद वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ते काफ़ी है, ये उनकी बातों से पता चलता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा उनकी रणनीतियों से पता चलता है कि उन्होंने चाणक्य को पढ़ा है और उनका अनुसरण और अनुकरण भी करते हैं। लेकिन मुझे अब लगता है कि उन्होंने एक और नीति शास्त्री को पढ़ा है और वो चीन का चाणक्य माना जाता है। उसे कहा जाता है कि चीन के चाणक्य है वो। उनका नाम है सुन्जू। उनका जिक्र मैं पहले भी एक दो वीडियो में कर चुका हूँ। उनकी जो नीतियाँ हैं युद्ध जीतने की, वो राजनीति में भी उतनी ही कारगर है। हालांकि दुनिया के जितनी मिलिट्री एकेडमी है सब में उनकी किताब पढ़ाई जाती है, द आर्ट ऑफ वार। एक किताब बहुत पतली सी किताब है, मेरा ख्याल 55-60 पेज की किताब है, उसको पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है और राजनीति में भी वो उतनी ही कारगर है। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगती हैं। इस चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और उसके अलावा कई नेता ये बयान दे रहे थे कि जो है राम मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रेल से जो है यात्री जाएंगे, राम भक्त जाएंगे, किसी बोगी में आग लगा दी जाएगी, उसके बाद दंगे होंगे और उस पर जो है नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे। कुछ दूसरे लोग थे जिनका मानना था कि जैसे 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई, मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे और उसकी वजह से बाकी सारे मुद्दे पीछे चले जाएंगे और राष्ट्रीय एकता के नाम पर, राष्ट्रीयता की भावना के नाम पर फिर से चुनाव जीत जाएंगे जैसे 2019 में जीते थे। पहले तो मैं मानता हूं कि ये धारणा ही गलत है कि 2019 का चुनाव वो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की वजह से जीते। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो विजेता उम्मीदवार थे उनका विक्ट्री मार्जिन जरूर बढ़ गया, लोगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ। अब बात करते हैं रणनीति की। रणनीति में तो दो तीन चीजें आपको सुन्जू की बताता हूं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने विरोधी की खूबी और खामी, यानी अपने विरोधी का जो मजबूत पक्ष है, जो कमजोर पक्ष है, और अपना मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष, ये दोनों जानते हैं तो आप 100 में से 100 लड़ाइयां जीतेंगे। दूसरी बात वो कहते हैं कि आपको हो सकता है जीतना आता हो लेकिन जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जीत नहीं पाएंगे ये नहीं कहा, लेकिन जीत जाए ये जरूरी नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर आपने उसके अनुसार रणनीति नहीं बनाई है और उसको एग्जीक्यूट करने वाले आपके पास जनरल नहीं है, यानी केवल रणनीति होना जरूरी नहीं है, उसको कारगर ढंग से एग्जीक्यूट करने वाले, उसको लागू करने वाले लोग भी होने चाहिए, जो नरेंद्र मोदी के साथ है। ये जो फर्क आपको दिखता है 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और 10 साल की मोदी सरकार में, तो बुनियादी फर्क इसका है कि नरेंद्र मोदी अपनी और अपने विरोधी की अच्छाई और बुराई दोनों जानते हैं, उसके अनुसार नीति बनाते हैं कि उनका जो मजबूत पक्ष है वो हावी रहे। एक बात। दूसरा, जो विपक्ष की कमजोरी है, उनके विरोधी की कमजोरी है, उसको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया जाए। इसलिए बार बार अतीत में जाते हैं। आप देखते हैं कांग्रेस के पिछले इतिहास की बात करते हैं, नेहरू के जमाने की बात करते हैं, इंदिरा गांधी के जमाने की बात करते हैं, मनमोहन सिंह के समय की बात करते हैं। ये सब मुद्दे इसलिए उठाते हैं कि वो विपक्ष की, ये खास तौर से कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की कमजोरियों को उजागर करना चाहते हैं, लोगों को एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं। लेकिन जो है जो अनुमान लगाए जा रहे थे उन सबको फेल कर दिया नरेंद्र मोदी ने। जो अनुमान थे कि ये करके चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, ये करके चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, उनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अब विपक्ष को लग रहा है कि ये चुनाव तो सामान्य तरीके से हो रहा है, फिर भी मोदी क्यों जीत रहे हैं। अब ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आ रही। और सुन्जू ने एक और बात कही कि आप दो लड़ाइयां, दो युद्ध
एक ही तरह की रणनीति से नहीं जीत सकते, आपको बदलना पड़ेगा रणनीति। अलग अलग लड़ाइयों के लिए, युद्ध के लिए अलग अलग रणनीति होनी चाहिए। और यहाँ आकर जो है sun Tzu जो बात कहते हैं, प्लान सरप्राइज। आप अपने विपक्ष को अचंभित कीजिए, चौंकाइए, ऐसा काम कीजिए जो आपका विपक्ष आपसे अपेक्षा जिसकी न करता, जिसकी उसको उम्मीद न हो। तो ये क्यों कीजिए? वो कहते हैं कि इससे आपके विपक्ष पर आपका साइकोलॉजिकल डोमिनेंस होता है, आप अपने विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक रूप से हावी हो जाते हैं। मेरा मानना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रणनीति पर लड़ रहे हैं और इसी रणनीति के कारण जीत रहे हैं। अब सरप्राइज का जो एलिमेंट उनका था, तो उसके दो पक्ष हैं। एक जो एक्सपेक्टेड था, जो उनके विरोधी उनसे उम्मीद कर रहे थे, वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये विपक्ष के लिए सरप्राइज था कि अब कैसे प्लान करें, कि हमारे पास तो पहले से मुद्दे मौजूद थे, ये करेंगे तो इसका जवाब ये देंगे, ये करेंगे तो इसका जवाब ये देंगे, और हम कह सकेंगे कि देखिए हम तो पहले से कह रहे थे। तो वो जो सरप्राइज का एलिमेंट हो सकता था, अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम होता कि पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक होती, उसको विपक्ष ने नेगेट करने की कोशिश की। मोदी उस रास्ते पर गए ही नहीं। अब विपक्ष के सामने कोई स्ट्रेटजी ही नहीं रह गई कि मोदी से लड़े कैसे, इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं रही है। लेकिन मोदी अपनी लड़ाई की स्ट्रेटजी बना चुके थे, और लड़ाई की स्ट्रेटजी का खुलासा उन्होंने, उसकी घोषणा उन्होंने संसद में की। बंद कमरे की बैठक में नहीं किया, संसद में किया। और वो सरप्राइज था, एनडीए इस बार 400 पार और बीजेपी 370 पार। तो 400 पार का नारा जो है वो एक तरह से विपक्ष के लिए अचंभित करने वाला था। वो मान रहा था कि वो दावा जो है, जो नारा लगेगा कि तीसरी बार मोदी सरकार की हैट्रिक, फिर से जीतेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। और चुनाव का जो पूरा विमर्श है वो इसके इर्द गिर्द रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत यानी 272 सीटें मिलेंगी कि नहीं। मोदी ने 400 का नारा दिया और पूरा विपक्ष और देश का पूरा मीडिया इसी जो है नारे में, इसी विमर्श में उलझ गया कि एनडीए को 400 पार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लोग सवाल पूछने लगे, अच्छा बताइए कहां से आएगा 400 पार? मतलब आप मान रहे हैं कि 400 पार आने की संभावना हो सकती है, लेकिन आपकी नजर में वो संभव नहीं है। तो मतलब 272 पर तो कोई बहस ही नहीं है। आपने पूरे चुनाव में 272 पर कोई सवाल ही नहीं उठाया। सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें ही चाहिए बीजेपी को, वो भी अकेले या एनडीए के साथ मिले तो भी सरकार बनेगी। तो बीजेपी को 272 सीटें मिलेंगी, इस पर जो है ये माहौल ये बना, ये पूरे देश में एक संदेश गया कि विपक्ष को भी कोई संदेह नहीं है। और 2 बार मोदी ऐसा करके दिखा चुके हैं, इसलिए और संदेह नहीं था। तो विपक्ष जिस बात को मान ले, आपका विरोधी जिस बात को मान ले, तो आप समझिए कि आपकी पहली जीत हो गई। तो इस साइकोलॉजिकल वार में, इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में पहली जीत जो है बीजेपी की उसी समय हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी समय हो गई जब उनके इस नारे के इर्द गिर्द पूरे देश का विमर्श सिमट गया। जो अभी इंडिया टीवी के इंटरव्यू में रजत शर्मा से उन्होंने कहा, ये समझ ही नहीं पाए, 3 चरण का मतदान होने के बाद इनको समझ में आया कि ये हमारे 400 के नारे में उलझे हुए हैं। 400 पार का नारा दिया। अब देखिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर दिया। 400 पार का नारा दिया। 400 पार सिर्फ एक बार हुआ है 1984 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर चली थी, तब राजीव गांधी को 400 पार यानी 415 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को। और 370 का नारा भी एक साइकोलॉजिकल नारा ही है। अनुच्छेद 370 हटाया, ऐसा तो नहीं लोग भूल गए, 2019 में हटाया था, उसका पूरे देश पर असर पड़ा था। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं जो आप करते हैं, उसकी जो याद है वो धीरे धीरे समय के साथ धूमिल होने लगती है। तो राजनीति में, खास तौर से सार्वजनिक जीवन में, आपको बार बार उसे याद दिलाना पड़ता है। तो बीजेपी ने इसको बड़े रणनीतिक ढंग से प्लान किया
केवल बीजेपी 370 पार करेगी ये नारा नहीं दिया। अपने कार्यकर्ताओं को ये असाइनमेंट दिया कि हर बूथ पर 370 वोट कम से कम मिलने चाहिए। अब हर कार्यकर्ता के मन में ये बात बैठ गई, हर समर्थक के मन में ये बात बैठ गई 370। तो अनुच्छेद 370 कोई भूलना भी चाहता हो, भूल भी रहा हो, तो उसे भूलने नहीं दिया। बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी उस पर बात कर चुका हूं, आज बात नहीं करूंगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इस साइकोलॉजिकल वार को नरेंद्र मोदी ने प्लान किया और किस तरह से एग्जीक्यूट किया। और ये समानता आपको उनके सुशासन में भी दिखाई देगी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिखाई देगी। उनकी सरकार की सबसे बड़ी खूबी अगर कहें तो वो है लास्ट माइल डिलीवरी। नीतियां सभी सरकारें अच्छी बनाती हैं, बात होती है कि उनको लागू कौन कैसे करता है। जो लागू पारदर्शी ढंग से, जो लागू तेजी से, बिना किसी भ्रष्टाचार के लागू करता है और समय के अनुसार लागू करता है, उसका असर होता है। ये नरेंद्र मोदी की खूबी है। तो इस रणनीति को भी अपने उन्होंने उसकी टाइमिंग सेट की कि कब ये बोलना है और इसके प्रचार को ऊपर उठाकर ले जाना है। और शिंजो ने एक और बात कही है कि अगर आपको युद्ध जीतना, लड़ाई जीतनी है तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा चुनाव के बीच में 400 पार का नारा थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया। उसमें ये भी कहा जाता है कि विपक्ष का जो हमला था कि 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। आप मान लीजिए तो उनकी बात सही है, उनका आरोप सही है। तो भी अगर ऐसा था तो उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। वो अड़े नहीं रहे कि कुछ भी कहे विपक्ष, हम तो जो है ये बोलते ही रहेंगे। जब उन्होंने देखा कि इसका नुकसान हो सकता है या विपक्ष नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम कर दिया और विपक्ष को लगा कि हम तो जीत गए, हमने जो है मोदी से 400 पार का नारा छुड़वा दिया। लेकिन जैसे ही विपक्ष इस जीत का जश्न मनाता, इस मोड में आता, फिर से 400 पार का नारा लगने लगा। और इस बार रणनीति बदलकर कहा 400 पार इसलिए चाहते हैं वो भी बता देते हैं। हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण न हो। हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि कोई राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा पाए। हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि कोई दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीन न सके। अब इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं था। तो विपक्ष लगातार रणनीति के स्तर पर और प्रधानमंत्री की बदलती हुई रणनीति समय के अनुसार, तो शिंजो ने एक और बात कही है कि समय को अपना साथी बनाओ। इसका मतलब फ्लेक्सिबल रहो, समय जैसे बदलता हुआ दिखे उस तरह से बदलते रहो, अपनी रणनीति बदलते रहो। अपना चुनाव के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि अपना नारा बदलते रहो, अपना जो है विमर्श बदलते रहो। और विपक्ष को कहने दो कि आपने ये विमर्श छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, बहुत चलाया गया कि राम मंदिर का असर नहीं हो रहा है और इसलिए बीजेपी परेशान है, ये सब चलता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री ने न राम मंदिर का मुद्दा छोड़ा, न राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा छोड़ा, न तो उन्होंने अपने सरकार की योजनाओं का मुद्दा छोड़ा, न उन्होंने जो सामाजिक समीकरण बनाए उसका मुद्दा छोड़ा, और न विपक्ष की जो खामियां हैं उनको उठाने का मुद्दा छोड़ा, उन पर लगातार हमला करने का मुद्दा छोड़ा। तो वो उनकी रणनीति पहले से तय थी और उसका एग्जीक्यूशन की टाइमिंग भी तय थी, और कब उसमें परिवर्तन करना है ये भी उनको पता था। विपक्ष केवल रिएक्ट करता रहा, वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले सका। ये सरप्राइज एलिमेंट के कारण विपक्ष की इनिशिएटिव लेने की, कोई पहल करने की शक्ति ही समाप्त हो गई, तो उसकी वो ताकत ही नहीं रह गई। तो विपक्ष जो है पहले 400 के नारे पर जो है सवाल पूछता रहा कि कहां से आएगा, कैसे आएगा। फिर जो है 400 पार क्यों चाहिए ये बताना शुरू किया। तो विपक्ष लगातार बीजेपी की पिच पर आकर, मोदी की पिच पर आकर खेलता रहा। और मोदी आपको देखिए जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनका दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे जीवन में इतने कम अवधि में इतने सारे इंटरव्यू दिए होंगे। मुझे लगता है कि जिसने भी इंटरव्यू मांगा
उसे इंटरव्यू मिला, और हर इंटरव्यू में आप देखिए तो उनका आत्मविश्वास झलकता है। बाकी उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या कहा, वो सब मुद्दे तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उनकी भाव भंगिमा देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो उससे उनका आत्मविश्वास झलकता है, छलकता है। और ये संदेश जो जाता है, ये जब नेता को, अपने सबसे बड़े नेता को आत्मविश्वास से इतना भरा हुआ कार्यकर्ता देखता है तो उसका जोश और बढ़ जाता है। तो प्रधानमंत्री की रणनीति, मैं मानता हूं कि उनकी ये जो सरप्राइज एलिमेंट जो उन्होंने अपनी रणनीति में जोड़ा, वो उनकी 2024 की जीत का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा आधार बनने जा रहा है। 4 जून को इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। तब तक के लिए इंतजार करते हैं।